आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश, उस वैद्युत आवेश के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज से हम ये अपनी जो क्लास है इसको आरंभ कर रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे हमारे 2026 में बोर्ड परीक्षा में भाग लेंगे उनके लिए ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपको रेगुलर मोड में आपको क्लासेस मिलेगी। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश। तो आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि वैद्युत आवेश की जो स्थितियां हैं वो वैद्युत आवेश की स्थितियां क्या है, वैद्युत आवेश कहा जाए या जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, बिल्कुल बेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेस से स्टार्ट करने के बाद जहां भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके हमें बताएंगे। और साथ ही साथ में यदि आप कुछ मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर है 7505123688, इस पर आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि किसी भी पदार्थ जो है उस पदार्थ के विषय में अगर हम लोग बात करें तो किसी भी पदार्थ में मुख्य रूप से पदार्थ मिलकर बना होता है अणुओं से। ये बात हम लोग जानते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु किससे मिलकर बना होता है? तो अणु मिलकर बना होता है परमाणुओं से। और अगर हम परमाणु के विषय में बात करें तो परमाणु जो है अविभाज्य हमारा कण होता है, लेकिन परमाणु भी 3 कणों से मिलकर बना होता है। हाँ, परमाणु को हम विभाज्य नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, लेकिन वो 3 मुख्य रूप से कण हैं। पहला जो कण होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? पहला जो कण है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा होता है आपका प्रोटॉन होता है। और तीसरा जो कण है वो होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि पदार्थ हमारा अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु जो है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम परमाणु के विषय में बात करें तो एक स्थिति आती है जिसको कहते हैं नाभिक। किसी परमाणु का जो केंद्र होता है वो केंद्र क्या होता है? नाभिक कहलाता है, या जिसको कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो बाहरी जो कक्षाएं हैं ये क्या है? ये बाह्य कक्षाएं हैं। क्या है? बाह्य जो कक्षाएं होती हैं, इन बाह्य कक्षाओं में हमारे पास में क्या स्थिति होती है? इन बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम और आप जानते हैं, क्या कहा गया कि परमाणु की 3 भाग होते हैं, या परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जिसमें से बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, तथा अगर हम देखा जाए नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। सामान्य सी बात है, मुझे लगता है यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं। अच्छा जी। देखिए, किसी भी टॉपिक को जब पढ़े ना तो पढ़ने से पहले बेसिक जो कंसेप्ट है उस बेसिक कंसेप्ट को जरूर आप ध्यान रखें। अगर हम प्रोटॉन के विषय में बात करें तो प्रोटॉन हमारा कैसा होता है? धन आवेश होता है।
दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन हमारा कैसा होता है, आवेश रहित होता है, अर्थात इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, अर्थात शून्य आवेश होता है। और नाभिक के विषय में अगर हम बात करें, क्योंकि नाभिक हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए नाभिक हमारा कैसा होता है, ये धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित होता है। और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, है ना। मन में विचार आया कि भाई यहां आपने कहा कि ऋण आवेशित होते हैं, धन आवेशित होते हैं, है ना, आवेश रहित होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये आवेश होता क्या है। देखिए भाई, धन आवेश को जब हम विच्छेद करेंगे, बांटेंगे, तो धन 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 और आवेश दो मिलकर ही तो धनावेश हुआ। आवेश अगर हम लोग बात करें तो आवेश क्या है, इस बात को जरा थोड़ा सा समझते हैं। अगर यहां आपने देखा होगा तो हमारे पास में किसी भी पदार्थ के परमाणु में बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, तो रगड़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होने लग जाता है ना। आपने ये समझो ऐसे, जैसे मैं एक समझाने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूं। मान लीजिए सपोज दैट ये शर्ट है और इस शर्ट पर धूल जमी हुई है, ठीक है। अब धूल जमी हुई है, ये शर्ट के अंदर क्या है, धागे हैं, है ना, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, और बाहर इस पर डस्ट लगी हुई है। तो जब आप इसको हिलाएंगे, डुलाएंगे, घिसेंगे, तो क्या होगा, क्या धागे निकलेंगे, या सबसे पहले धूल साफ होगी। तो डेफिनेटली आपका उत्तर क्या आएगा कि भाई धूल साफ होगी। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ में जब उसको घर्षण किया जाता है, चाहे चालन की स्थिति हो, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है। और इसी इलेक्ट्रॉनों के आवागमन से क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति होती है। अगर हम आवेश के विषय में बात करें तो हम क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ का, अगर आवेश को देखा जाए तो हम क्या कहेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र, या जिसको कह लो चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न होते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के कारण होता है। ऐसा किस कारण होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के कारण होता है। अर्थात अगर हम आवेश के विषय में बात करें तो आवेश मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, आवेश मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो जरा इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, जरा उस पर हम लोग बात करें। देखिए
अगर हम आवेश अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो ये बात तो हम समझ गए कि आवेश मुख्य रूप से क्या होता है कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षाओं में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या होता है, हमारा जो आवेश है वो आवेश उत्पन्न होता है। अब देखिए अगर हम बात करें तो देखो भैया क्या कहा गया। अगर हम देखेंगे तो एक बात और आपको समझनी है, और वो बात क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन्स जब बहते हैं तो उन बहने के कारण ही वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये भी बात तो आप जानते हो भाई, वैद्युत धारा के उत्पन्न होने का कारण भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का बहना ही वैद्युत धारा के बहने का कारण है। तो अगर हम वैद्युत आवेश को अगर देखें तो हम इसको किस प्रकार से भी कह सकते हैं, देखो जरा, किसी चालक तार से एकांक समय में बहने वाली धारा को, धारा की मात्रा को आवेश कहते हैं। क्या कहा गया, किसी चालक तार में एकांक समय में, एकांक समय का अर्थ समझ रहे हो, एक अंक हो अर्थात समय का मान जो है वो 1 सेकंड हो। एकांक समय है अर्थात 1 सेकंड, क्योंकि समय का जो मात्रक है, चाहे वो एसआई पद्धति के बारे में बात करें, चाहे सीजीएस पद्धति के बारे में बात करें, चाहे एफपीएस पद्धति के बारे में बात करें, या आप बात करें एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई, चारों पद्धति में से किसी भी पद्धति में अगर आप बात करेंगे तो आवेश का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली मात्रा को आवेश कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। एकांक समय में किसी भी चालक तार में से बहने वाले धारा की मात्रा को हम आवेश कहते हैं। और आवेश Q बराबर क्या होता है, आवेश Q बराबर होता है आई टी। क्या होता है, Q बराबर आई टी। आवेश Q बराबर क्या होता है, आई टी। अगर T हमारा 1 हो तो Q बराबर क्या हो गया, I हो गया। यही तो हमारी डेफिनेशन निकल के आई कि किसी भी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस आवेश के मात्रक के विषय में बात करें तो देखो, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो अगर आपसे कहा जाए कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। क्या होता है, एम्पियर सेकंड। या इस एम्पियर सेकंड को ही दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, इस एम्पियर सेकंड को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है कूलाम। क्या कहा जाता है, कूलाम कहा जाता है। तो आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड या कूलाम।
आवेश क्या कहेंगे कि किसी भी चालक तार में एकांक समय में बहने वाली धारा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। और आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश Q बराबर होता है आई टी, और आवेश I का मात्रक एम्पियर होता है, T का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका एम्पियर सेकंड, या जिसको कहते हैं कूलाम कहा। दूसरी बात, हम लोग जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आवेश मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर निर्भर करता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स का आवागमन होगा उतना ही आवेश उत्पन्न होगा। इसीलिए अगर हम बात करें तो आवेश को क्या कहा जाता है, आवेश की अगर हम स्थिति देखेंगे तो आवेश Q बराबर क्या होता है, आवेश Q बराबर एन ई भी होता है। क्यों? क्योंकि आवेश किस पर निर्भर होता है, आवेश मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आवागमन पर निर्भर होता है। इसलिए अगर हम देखेंगे तो यहां एन क्या होता है, एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसका आवागमन हुआ है, आए गए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही क्या है, एन से प्रदर्शित करेंगे। और ई होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है हमारा, ये बात समझ में आ गई, यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है। अब देखेंगे जरा, जब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की स्थिति के बारे में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एन होती है। अब आपसे ये देखना है कि अगर कभी कभी क्या होता है, आपको धारा दे दी जाएगी, आपको समय दे दिया जाएगा, आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाएगी, तो दोनों बातें हैं, Q बराबर आई टी भी होता है और Q बराबर एन ई भी होता है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो एन ई बराबर आई टी भी हम इसको ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और देखो आगे की स्थिति किस प्रकार से है, जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो अगर मान लीजिए हमारे पास आवेश एक कूलाम हो, क्या आवेश एक कूलाम, मैं एक भी चीज छोड़ नहीं रहा आपके लिए, बिल्कुल ये समझो, जो हमारे साथी बिल्कुल फ्रेशर है ना वो भी इस चीज को समझे, क्योंकि जब आप पढ़कर पढ़ेंगे इन चीजों को तो आपको क्या लगे, देखिए फिजिक्स जो है ना बड़ी ही आसान विषय है। फिजिक्स कोई भी रटने वाला विषय नहीं है। यदि आप रटोगे तो कंफ्यूजन ही रहेगा, आपको कंफ्यूज होते रहोगे। रटना नहीं है, चीजों को समझना है, और बड़ी आसानी से हमें ये समझना है। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। मान लीजिए यदि आपका आवेश क्या हो, एक कूलाम। ठीक है, अब एक कूलाम है और हम और आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो हम और आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, माइनस के 10 टू द पावर 19 कूल। यही तो होता है।
अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे निकालने को कहा जाए, क्या कहा जाए? अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के विषय में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी क्या है? एन है। हम और आप क्या जानते हैं कि Q बराबर होता है एन ई। Q का वैल्यू 1 है, N का वैल्यू पता नहीं, E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर यहाँ से हम N के विषय में बात करें तो क्या होगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, अर्थात N बराबर हो गया 10⁻19/1.6। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो, हम इसको ऐसे ले सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻19। पॉइंट हटाओगे तो जीरो बढ़ गया। ठीक है, चलो अब यहां से हम इसको डिवाइड करें। देखो, 0 दशमलव लगाएंगे तो 100 हो गया। ठीक है, हमारे कई साथी ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं और बेचारे बायोलॉजी वाले होते हैं, है ना, उनके लिए विशेष रूप से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हुआ? 0.16 × 96, कितना हुआ? 4, है ना, 40 पॉइंट लगा है तो 16 दूनी 32, कितना बचा? 8, दशमलव लगा है तो 0, 16 पंजे 80, अर्थात क्या हुआ? 0.625 इंटू 10⁻19। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यदि पावर नीचे से हर से अंश की तरफ जाएगी तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, या अंश से हर की तरफ आएगी तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। धनात्मक घातें ऋणात्मक हो जाएंगी और ऋणात्मक घातें धनात्मक हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है? अगर दशमलव को अगर हम सीधी तरफ से बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमारी एक घात कम हो जाएगी। तो क्या हुआ? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे होंगे। अर्थात एक कूलाम आवेश के लिए किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 6.25 इंटू 10⁻18। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? मुझे लगता है यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट हम लोग कर देते हैं ना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हमारे अगली स्थिति पर कि इस आवेश से संबंधित हमारे पास स्थितियां क्या हैं। पहली बात आपको जो याद रखनी है वो क्या है कि आवेशों का बीज गणितीय योग शून्य हो, सॉरी, बीज गणितीय योग, आवेशों का बीज गणितीय योग अलग अलग आवेशों के अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। क्या कहा गया? मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक आवेश हमारा क्यू है, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, तो इन सब का जो योग होगा, बीजगणितीय योग है, वो कुल आवेश अलग अलग योग के बराबर होगा।
ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर हम आवेश से संबंधित बात करें तो आपको इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब कभी भी आवेशों की बात होगी तो देखो, समान आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित का मतलब समझता है? एक दूसरे को विरोध करेंगे इसका। ठीक है। अच्छा, अब इस समान आवेशित का मतलब क्या है? अगर हमारे पास में प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो इन दोनों के मध्य में कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल लगे। अब मन में विचार आया कि साहब, प्रतिकर्षण बल जो है वो प्रतिकर्षण बल की स्थिति क्यों है? देखो, दूसरी बात आती है, विपरीत आवेशित कण अगर हम बात करें विपरीत आवेशित कणों की, तो विपरीत आवेशित कणों के मध्य में सदैव और सदैव कैसा होगा? आकर्षण बल काम करेगा। मन में विचार आया कि भाई, ये जो आकर्षण बल है ये क्यों काम करेगा? या कभी कभी बच्चे ये प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि सर ये बताइए कि हमको ये कहा जाता है कि समान जो आवेशित कण होंगे उनके मध्य आकर्षण बल काम करता, सॉरी, समान है तो प्रतिकर्षण बल काम करता है, और अगर विपरीत है तो आकर्षण बल काम करता है। ऐसा क्यों होता है? भाई, ये भी तो कारण है। अगर हम यहां पर देखेंगे तो सामान्य रूप से आपको इस बात को समझना है कि जब हम लोग आवेश की परिभाषा से संबंधित बात कर रहे थे तो आपको यह बताया गया था कि जो आवेश है वो किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वो क्या करता है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि ओरेस्टेड ने ये बताया था कि जब किसी भी चालक तार में से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? हमेशा ये ध्यान रखिए कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात हमने क्या कही? पहले मैं इस बात को नोट डाउन कर दूं, फिर उसके बाद उस पर भी चलते हैं। जैसे हमने कहा, विपरीत आवेशित कण, क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, बात तो एक ही है। इन दोनों के मध्य में कौन सा बल होगा? इनके मध्य में आकर्षण बल होगा।
अगर हम लोग बात करें तो सामान्य रूप से, जैसे हम कहते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? चुंबकीय बल रेखाओं के कारण उत्पन्न होता है। और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार से वैद्युत बल रेखाओं के कारण ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं? ये प्लस से नेगेटिव की ओर चलती हैं। इस प्रकार से ये क्या करते हैं? ये इस प्रकार से ये एक काल्पनिक रेखाओं का एक समूह होता है, ये समझ लो, है ना? देखो, मैंने कई बार क्लासेस में मैं कहता हूं कि आप जीवन में अपने एक बात को बड़े ध्यान से समझ लें, है ना? अभी वैसे छोटे हो इस बात को समझने के लिए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो ही रिश्ता खास है जिसको जिससे आस है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रति लोगों का आकर्षण बना रहे, इट मीन्स हम उनके कितने काम आ सकते हैं। जब तक हम किसी के काम आते रहेंगे तब तक हम उनके खास बने रहेंगे। तो क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की जो स्थिति है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं और इनकी वजह से क्या होता है? आकर्षण की स्थिति आती है। लेकिन अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? इससे रेखाएं इधर जा रही होंगी अलग, और इससे रेखाएं इधर जा रही होंगी, तो क्या इनमें कोई रिश्ता बना? नहीं बनेगा। या माइनस माइनस हो तो इस पर भी किरणें आ रही हैं पॉजिटिव से, ये भी किरणें पॉजिटिव से आएंगी इसके पास, और इसके पास भी पॉजिटिव से, क्योंकि इनसे तो, इन दोनों के बीच में तो कोई कॉमन चीज है ही नहीं। जब कॉमन नहीं है तो ऐसी स्थिति में कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा, आकर्षण बल की स्थिति नहीं होगी। इसीलिए समान आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल होता है और विपरीत आवेशों के मध्य हमेशा और हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। अब एक चीज और समझनी है, जिसको कहते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। देखो, एक सरल सी बात समझो, सबसे सरल सी बात है, और वो एक कंसेप्ट वाली बात है, कोई इतना बड़ा टफ चीजें नहीं है। हमने क्या देखा कि आवेश किसके कारण होता है? तो आपको पता है कि आवेश होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? भाई, इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है, इसी वजह से तो आवेश उत्पन्न होता है। अब मुझे बताओ कि किसी भी पदार्थ में क्या नहीं होता? किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, ये सिंपल सी बात समझो। देखो, एक बात समझो, Q बराबर होता है Ne। क्या होता है? Ne। अर्थात हम और आप जानते हैं कि आवेश किस पर निर्भर करता है? तो आवेश निर्भर करता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या का आवागमन हुआ है, लेन देन हुआ है। तो अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या भिन्नात्मक हो सकती है? भाई, या तो एक इलेक्ट्रॉन का आवागमन हुआ होगा, या दो इलेक्ट्रॉन का आवागमन हुआ होगा, या तीन का लिया हो गया होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक सही 1/4 इलेक्ट्रॉन का आवागमन हो गया? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? सदैव पूर्ण होती है। सदैव कैसी होगी? पूर्ण होती है ना? क्लासेस हम लोग कर रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से, आपको सब नोट्स मिलेंगे, तो कोई ज्यादा तनाव लेने वाली बात नहीं है। आप केवल समझें कि हाँ, हमको करना क्या है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनों की बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? सदैव और सदैव पूर्ण होती है। जब आवागमन पूर्ण संख्याओं का है, अगर n का वैल्यू 1 है
तो भी आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। 2 होगा तो 2 इंटू 10 1.6 इंटू, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव पूर्ण होती है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती। कैसी नहीं हो सकती? भिन्नात्मक नहीं हो सकती। अर्थात फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी। यही इलेक्ट्रॉनों का क्या है? क्वांटमीकरण की स्थिति। और क्या कहा गया? अगली बात है, आवेशों का संरक्षण होता है। देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान या ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। क्या कहते हैं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड, ऊर्जा न तो कभी उत्पन्न होती है न कभी नष्ट होती है, ये हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात ऊर्जा का जो मान है वो सदैव नियत रहता है। इसी प्रकार से आवेशों का संरक्षण नियम क्या कहता है कि आवेशों का मान सदैव कैसा रहता है? नियत रहता है। आवेशों का मान सदैव कैसा रहता है? नियत रहता है। ये बात समझ में आ गई आप? अब अगली बात सबसे जरूरी जो है वो क्या है कि आपसे कहा जाता है कि देखो, आवेश कह दिया गया धनावेश है, दूसरा आपसे कहा गया ऋणावेश है। तो यदि धनावेश और ऋणावेश के विषय में बात की जाए तो ये क्या होती है, जरा उस पर बात करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आवेश मुख्य रूप से किसके कारण होते हैं? तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आवेश मुख्य रूप से होते हैं किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन का अगर हम आवेश देखें तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जब माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होगी भाई? जब कोई हमारे पास, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जब आप ऋण अर्थात कर्ज को ग्रहण करेंगे तो क्या हो गए? ऋणावेशित हो गए, है ना। धनावेश में क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन अपना कर्ज चुकाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जा रहा है, या इलेक्ट्रॉन जितने हमारे पास में थे, जितना कर्ज था उसको हमने कम कर दिया, जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ऐसे कणों को क्या कहा जाता है? धनावेशित कण कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आज की ये जो क्लास है, ये क्लास आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, क्लास 12th के लिए, जिसका मुख्य रूप से जो टारगेट है वो 2026 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए है। आप सभी लोग को क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो से संबंधित यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में कूलम्ब्स के नियम के द्वारा।